हेलो बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम। आज और भी एमसीक्यू को जानेंगे। जो लेक्चर नंबर 19 में एमसीक्यू प्लस मतलब 500 आपके एग्जाम आते आते हम इस सीरीज में सिर्फ केमिस्ट्री का ओनली आपको 500 प्लस एमसीक्यू देंगे। उनमें से पिछले हमने लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एसिड और बेस का थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस किया था और साथ में हमने एमसीक्यू डिस्कस किया। आज और भी उसका एडवांस में थोड़ा सा हम थ्योरी के बारे में रिपीट करेंगे और दूसरी बात उसके एमसीक्यू को भी बारे में देखेंगे। सबसे पहला आता है एसिड बेस एंड साल्ट। अगर एसिड और बेस और साल्ट के बारे में देखें कि तीनों में डिफरेंसेस क्या है, थोड़ा सा अगर जान लेते हैं। अगर मान लीजिए एसिड क्या है तो आपके माइंड में क्या आता है कि बैटरी का पानी आता होगा। बेस के बारे में आता है, क्षार के बारे में तो क्या नाम माइंड में आता है, आपको साबुन आता होगा, आपने 10th 12th में पढ़ा। फिर आता है साल्ट। अच्छा, साल्ट आता है तो सबसे पहले आपको नमक के बारे में आता है। अगर हम बात करें कि साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है तो क्या होता है कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्शन करवाते हैं और वो दोनों कंप्लीटली रिएक्शन होकर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, मतलब उसमें और कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो उसी को हम कहेंगे साल्ट। उसका जो फॉर्मेशन को फलस्वरूप बनता है वो बनता है आपका साल्ट। एग्जाम्पल पे लेते हैं। अगर मान लीजिए 5 लीटर एसिड ले लिया और 5 लीटर हम बेस मिला दे तो दोनों को रिएक्शन करवा दे तो सेम अगर कैटेगरी कर ले, ऐसा नहीं कि ज़्यादा। यहाँ पे एक कंडीशन और रखेंगे कि हायर एसिड ना लेंगे ना हायर बेस नेचर का लेंगे। दोनों को अगर सेम जैसे मीडियम मीडियम का अगर रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों रिएक्शन करके जो उसका रिजल्टेंट बनता है वो बनता है हमारा साल्ट का फॉर्मेशन के रूप में मिलता है। अब थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं और साथ में आप लोग भी रिपीट करो। उससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा और हमें एमसीक्यू करने में इजी होगा। देखो, एसिड हम क्या कहते हैं, पुराने अगर धारणाओं के हिसाब से वो क्या करता था एसिड आपका कि पुराने जो हिसाब से अगर ब्लू लिटमस पत्र है किसी सॉल्यूशन में हम लिटमस पेपर को डालेंगे, अगर वो ब्लू रंग का है और वो लाल में कन्वर्ट हो जाए तो उसी को हम एसिड कहेंगे। और बेस के बारे में हम देखें, जो अगर रेड है और उसका कलर अगर हम किसी सॉल्यूशन में डाल दें वो अगर ब्लू में कन्वर्ट कर दे तो उसे हम बेस कहेंगे। यहाँ के लिए और कुछ थोड़ा सा थ्योरी आते। फिर आहिस्ते आहिस्ते डेवलप हुआ। फिर आया आरएनएस ने कहा कि जो कोई भी सॉल्यूशन है, मान लीजिए उसको हम अगर वाटर में डालेंगे H प्लस मतलब H2O के साथ, वाटर का मतलब H2O के साथ डालें, वो अगर सॉल्यूशन अगर H प्लस आयंस दे तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और वही चीज अगर कोई कंपाउंड अगर किसी सॉल्यूशन में डालें और वो सॉल्यूशन मतलब किस में रहेगा, उसमें वाटर का सॉल्यूशन में डालें, अगर वो OH या तो फिर कह लीजिए हाइड्रोक्सी आयन दे तो उसी को हम कहेंगे बेस। ये आरएनएस ने कहा था। लेकिन आरएचएस ने यहाँ पे एक चीज टर्म एंड कंडीशन दे दिया कि जल के साथ, मतलब कि अगर मान लीजिए वैसे सिर्फ पदार्थ का हमें पता चलेगा नेचर जो कि जल में घुलनशील होता है, क्योंकि जल में घुलनशील होगा तब तो H प्लस देगा, अगर नहीं है तो कहाँ से घुलनशील देगा, नहीं होगा। यहाँ पे इसका थ्योरी फेल हो जाता है। फिर देखते हैं, अब आया आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे ब्रोंस्टेन एंड लोरेन। ब्रोंस्टेन एंड लोरेन ने काम किया क्या कि आपको प्रोटॉन पे काम किया और उन्होंने कहा कि ऐसे कंपाउंड जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है उसी को हम कहेंगे एसिड। और फिर जो ऐसे कंपाउंड जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसी को कहेंगे हम बेस। किसने कहा था, ब्रोंस्टेन एंड लोरेन ने। अब देखते हैं इनका थोड़ा सा कंपेरिजन में ये चीज रिवाइज कर लेते हैं कि देखो, अगर एसिड का गुण करें और बेस का गुण के बारे में देखें, इसका प्रॉपर्टी क्या था। एसिड भी आपका इलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी करता है क्योंकि ये आयंस में टूट जाते हैं, और इसमें भी अगर देखेंगे बेस में ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी करता है। अब देखो मेजर देखते हैं, ये क्या करता था एसिड, लिटमस पेपर जो है ब्लू है तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये अगर रेड है तो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, के बेस के बारे में करते हैं। और फिर अगर और देखें हम एक चीज और इसमें कि एसिड का प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी आपका रिएक्टिव एलिमेंट है उसके साथ रिएक्शन करके एच पर आयंस मतलब हाइड्रोजन आयन का क्या करता है वो निकालते थे। लेकिन यहाँ पे अगर बेस में देखें तो कुछ ही जो एलिमेंट है उसके साथ ये रिएक्शन करके H प्लस आयन से निकलते हैं। अब देखो यहाँ पे एसिड में ये चीज इसका प्रॉपर्टी था कि इसको जब हम क्षार के साथ एसिड को रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है जल प्लस लवण। सेम यहाँ पे लवण को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी देता है लवण प्लस जल। ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आता थोड़ा सा पीएच। फिर हमने एक थोड़ा सा और देख लेते हैं कि पीएच किसी भी चीज के सॉल्यूशन को, यहाँ तो पहले मान लीजिए कि एसिड होता है H प्लस आयन देता है, लेकिन इसको नापने के लिए जैसे पुराने जमाने में क्या करते थे कि
दादाजी कहते थे मतलब पुराने ज़माने में अगर मान लीजिए नापना है किसी चीज़ को तो एक गाँठ बाँध देते थे या किसी को भार बना लेते थे। पहले ज़माने में क्या होता था कि गेहूँ के बदले चावल देते थे या चावल के बदले गेहूँ देते थे। फिर आहिस्ते-आहिस्ते क्या हुआ बाँट का सिस्टम आया डेट मीनिंग कह लीजिए तराजू का सिस्टम आया। उसमें क्या करते थे कि हम बाँट अगर 10 किलो लेना है तो 10 किलो दे दिया, 10 किलो चावल दे दिया। तो एक तरह का बाँट मिल गया रेफ़रेंस से अगर 1 किलो लेना है तो 1 किलो देते हैं और 1 किलो का आप सामान ले जाते हो। उससे हमें क्या पता चल जाता कि 1 किलो का सामान है, 1 किलो है। सेम इसी तरह सोरेनसर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल का डेवलपमेंट किया और उन्होंने एक स्केल दिया और कहा कि उसका स्केल का 1 से लेकर 14 तक मान रख दिया और उन्होंने एक काम किया कि अगर 7 से नीचे है कोई सब्सटेंस अगर हम उस स्केल को डालेंगे, स्केल एक हिसाब से समझ लेते हैं होता क्या कैसे काम करता है। जैसे आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा जब आप लोग बुखार होता है मुंह में लगाते हैं या तो फिर बगल में लगाते हैं उससे क्या होता है कि आपका अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखता है अगर मान लीजिए 98 फ्लोरेसेंस अगर मान लीजिए ऊपर दिखाया तो हमें समझ जाना चाहिए था या हमें दिख जाता कि हमारे बॉडी में बुखार कितना वो बता देता था अगर 100 से ऊपर है तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है सेम इसी तरह उन्होंने एक स्केल दिया उस स्केल को अगर हम उसमें डुबाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बता देता है कि कितना आया मान लीजिए 7 से अगर कम आया तो समझ जाएंगे कि वो एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है अगर वही चीज अगर 7 से ऊपर आए तो हमें समझ जाएंगे कि वो बेसिक है किसने कहा था सोरेनसन ने कहा जहां यहाँ पे एक देख सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल पे लेकिन अगर 7 रहे तो वो हमारा न्यूट्रल होगा मतलब कि ना वो बेसिक नेचर का होगा ना ही एसिडिक नेचर होगा जैसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसको एक हिसाब से कर लेते हैं 3 तरह का दोस्त है 3 लोग आप लोग दोस्त मान लेते हैं एक का नाम रखते हैं एसिड दूसरा का नाम रख देते हैं न्यूट्रल तीसरा का नाम रख देते हैं बेस एसिड आदमी क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा रिएक्शन इसके साथ उसके साथ लड़ाई झगड़े में करने के एक्टिव रहता है मतलब लड़ाई झगड़ा खूब करता है बेस एक काम करता है आपका तो उसकी शांत करवाने में जहां शांत करने की बात करती है वहां तक शांत करता है न्यूट्रल क्या करता है आपको कोई मतलब नहीं तुम मरो लड़ो झगड़ो कोई दिक्कत नहीं भाई अपने जिंदगी से अपना कोई मतलब नहीं ऐसा भी दोस्त होता है तो सेम इसी तरह क्या करता है कि 7 से नीचे अगर अगर कोई किसी चीज का अगर मान आ गया तो अकॉर्डिंग टू सरेंसर स्केल तो अगर पीएच है किसी ने कह दिया एग्जाम्पल पे अब बताओ आप लोग मुझे कमेंट में बताओ किसी ने अगर कह दिया कि आपका 6.4 आया पीएच का मान तो ये एसिडिक नेचर होगा या बेसिक ये आप लोग कमेंट में बताना देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ बैट्रिक एसिड के बारे में स्टमक एसिड के बारे में बात करें जो आपका इसमें कौन रहता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है उसका पीएच 1 होता है 1 अगर उंगली डालोगे ना तो गल जाएगा सेम उसी तरह लेमन की बारे में बात करें तो 2 होता है विनेगर की बात करें तो 3 होता है टमाटो के बारे में बात करें तो 4 होता है कॉफी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है देखो कॉफी का पीएच क्या है एसिडिक नेचर है एसिड को अगर हम फैट के साथ रिएक्शन करेंगे तो फैट उसमें गलाने का काम करता है इसीलिए लोग आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप ज़्यादा मोटे हैं तो कॉफ़ी पिया कीजिए कॉफ़ी का काम क्या करता है आपको यहाँ पे पीएच जो है इसका आपको 7 से कम है एसिडिक नेचर है जिससे क्या होता है कि आपका फैट गलाने में हेल्प करता है फिर आता है मिल्क मिल्क भी आपका एसिडिक नेचर का होता है फिर नेक्स्ट अगर देखें ब्लड ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड आपको पीएच 7 पॉइंट कुछ होता है अगर ब्लड के देखें ये भी बेस होता है फिर आता है आपको बेकिंग सोडा भी बेस होता है एंटासिड क्या होता है एंटासिड वो सारी चीज होता है जैसे एसी लॉक के नाम सुना ही होगा एसी लॉक में रेनिटेड्रिन रहता है जैसे कि गैस में पेट में दर्द हो रहा है यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है गैस की वजह से उस गैस को जो खत्म करने के लिए जो दवाई हम यूज करते हैं उसी को हम एंटासिड कहते हैं फिर आता अमोनियम सॉल्यूशन जितने होते हैं ये भी बेस होता है आप लोग सॉप जो यूज करते हो मुंह धोने के लिए नहाने के लिए वो भी आपका बेसिक नेचर का होता है सिंपल सी बात है ये अगर एसिडिक नेचर होगा तो आपको स्किन जला देगा फिर आता है ब्लीच फिर आता है ड्राई क्लीनर ये 100% बेस होता है ये कुछ दिए गए हैं यहाँ पे इसका कंक्लूजन यही चीज निकला कि सोरेनसन ने एक स्केल दिया था जो एक मान है 1 से लेकर 14 तक दिया था 7 जो रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा और 7 से नीचे रहेगा वो एसिडिक और 7 से ऊपर अगर मान रहा है तो वो बेस रहेगा या बेसिक नेचर का रहेगा यहाँ तक क्लियर है चलो अब देखते हैं अब यहाँ से थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं एक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्शन करवाते हैं वो अगर 100% जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो वो क्या होता है आपको साल्ट का फॉर्मेशन होता है मतलब कि लवण का फॉर्मेशन होता है सेम देखो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है एक कंडीशन हमने ले लिया एक कंडीशन हमने एक चीज ले लेते हैं सिंपल सी बात है कि ये भी बराबर का है ये भी टक्कर का है दोनों का अगर टक्कर टक्कर कराएंगे सेम टक्कर का है तो न्यूट्रल हो जाएगा इसमें कोई यहाँ से भी मान लो 10 किलो है तराजू के एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 10 किलो बांट रख दिया यहाँ पे 10 किलो अगर मान लिया कोई अनाज लग गया तो दोनों बराबर हो जाए कभी कभी क्या होता है कि बांट आपका भारी हो जाता है यहाँ 10 किलो को रख दिया और यहाँ पे 5 किलो रख दिया तो बांट क्या होगा इधर भारी होगा इधर ऊपर उठा हुआ रहेगा सेम इसी तरह का क्लासिफिकेशन के हिसाब से
आपको 4 तरह का आपको साल्ट होता है। पहला है न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट में क्या है कि दोनों का बाँट और तराजू दोनों का बराबर है। उसी तरह आपको एसिडिक, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए एसिड ज़्यादा हो और बेस कम हो, तो इस तरह का जो है आपको देखो, जिसमें ज़्यादा जिसकी क्वांटिटी होगी उसका उस तरह का साल्ट बनेगा। एसिड है तो एसिडिक साल्ट बनेगा, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है। फिर आता है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, मतलब इस वक्त क्या हुआ कि बाँट कम हो गया और अनाज ज़्यादा। सिंपल सी बात है कि बाँट कम हो गया और अनाज ज़्यादा है, तो क्या होगा, तराजू एकदम अनाज की तरफ रहेगा। तो इसका नेचर क्या है यहाँ पे इस कंडीशन में कि बेस ज़्यादा है और एसिड कम है, तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन को जो बारे बनेगा या जिस तरह का सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का रहेगा। फिर आता है एक कंडीशन आपका कि आप में वीक एसिड और वीक बेस ले लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस लेंगे, यहाँ पे भी आपका न्यूट्रलाइजेशन ही साल्ट बनेगा। तो हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस तरह का 3 का 4 कंडीशन ले लेंगे जिससे हमें इस तरह का फॉर्मेशन होता है। यही चीज़ अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी के ऐप पे दिया हुआ वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास कुछ एमसीक्यू और भी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले यहाँ देखो, क्षार घोल की पीएच क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि सोरेनसन ने एक स्केल दिया था जो 1 से 14 है। 7 से जो ऊपर रहेगा वो बेस होगा, तो मतलब क्षार होगा, तो क्षार का पीएच क्या होगा, 7 से अधिक होगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, उदासीन घोल का पीएच मान क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्केल था, सोरेनसन दिया था 1 से लेके 14। अब 7 जो है वो न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो इसमें सिंपल सी बात है इसका आंसर क्या होगा। और न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल क्या है, कमेंट में बताना कि कोई ऐसा कंपाउंड के बारे में बताओ जो आपका न्यूट्रलाइजेशन हो, उसका पीएच आपका 7 हो, या कोई ऐसा चीज के बारे में बताओ जो पीएच 7 हो, कमेंट में बताना। आंसर की बात करें तो ये 7 होता है। यहाँ पे देखो, सभी अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सा गैस निकलती है। जब एसिड का प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे तो एसिड का प्रॉपर्टी में ये चीज रखा हुआ कि ये सभी धातु के साथ क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को निकालने की, क्या आप कह लीजिए हाइड्रोजन जो गैस है उसको निकालती है। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, हाइड्रोजन। अब आता सामान्य व्यक्ति का पीएच मान क्या होता है। सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान क्या होता है। सबसे पहले पीएच मान के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा सा जैसे पीएच है तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि ये सोरेनसन स्केल के बारे में बात कर रहा, और जो है 1 से लेकर 14 तक है और 7 जो है न्यूट्रल है। अब बताओ, जो 7 से ऊपर है वो बेस है और 7 से जो नीचे है वो एसिडिक है। सिंपल सी बात है। तो हमारे ब्लड के बारे में आपको पता ही है इतना कि एसिडिक नेचर का होता नहीं, एसिडिक होता तो सेल हमारे जल जाते हैं। तो ये क्या होगा, बेसिक नेचर का होता है। सिंपल सी बात है, एक अंदाजा हमारा लग गया कि ये 7 से ऊपर होता है। 7 से क्या होता है आपको ऊपर होता है। यहाँ पे देखो, अब 7 से ऊपर में 2 एमसीक्यू है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। देखो इसी तरह अगर मान लो थ्योरी के साथ एमसीक्यू अगर पढ़ना चाहते हैं और अच्छी तरीके से आप अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वाले को परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलता है रिकॉर्डेड क्लासेस, ई पीडीएफ नोट, फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू, फिर आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस, फिर प्रीवियस पेपर प्रॉपर मैनेजमेंट मिलता है प्रीवियस, जिससे आप मिलेंगे प्रीवियस पेपर डेट मीन कि आपके जो पिछले साल उससे पिछले साल किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया उनसे डिस्कस किया जाता है। फिर आपको मिलता है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मतलब कि कौन से एमसीक्यू को पहले करना है या किस तरह से करना है, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे मिल जाए। देखिए साथ में आपको ये भी मिल जाएगा लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट है जो आपको रिकॉर्डेड में नहीं समझ में आता, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मेरा ही लाइव क्लासेस में आप पूछ सकते हैं कि सर केमिस्ट्री में ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आया, ये कैसे क्या होता, आप अपना क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। इसका करने के लिए आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, उदित फार्मेसी का ऐप मिल जाएगा, फिर आप अपना डिटेल सेंड करेंगे, डिटेल उसके बाद फिर यहाँ पे स्टोर पे जाएंगे, स्टोर पे जाके आप अपना जो यहाँ पे दिख जाएगा कोर्स का नेम, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। जिससे आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में आंसर सही बात करें तो इसको 7.4 होता और इसका पीएच मान आपका ब्लड के बारे में बात करते हैं बेसिक नेचर का होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन, दूध का पीएच क्या होता है। दूध का पीएच मैंने अभी आपको पीएच के बारे में जब बताया था तो दूध का पीएच सबसे पहले ये याद रखना है, दूध का पीएच एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होता तो सिंपल सी बात है 7 से नीचे होगा। अब देखो ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा, अब बचा 2 बचा, तो इसका आंसर क्या होता, 6.6 होता। इतना भी एसिडिक नहीं होता, दूध ज्यादा एसिडिक होगा तो दिक्कत ही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिडिक अम्ल से शक्तिशाली क्यों है। देखो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछा गया है कि HCl जो है शक्तिशाली ज्यादा क्यों है एसिडिक CH3COOH, इससे क्यों है, मतलब कि ये ज्यादा पावरफुल है और ये क्यों कम पावरफुल है। इसका क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी चीज का जो
आयन से ये कह लीजिए या एसिडिटी जो डिपेंड करती है वो क्या डिपेंड करता है, H प्लस आयंस पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, जिसमें H प्लस आयंस ज्यादा देगा, खुल के देगा, अच्छी तरीके से देगा, उसका पावर ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आप समझते हैं सबसे पहले देखो, अगर एसिड के बारे में बात करें तो एसिड ने आपको क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू आरएनएस जो H प्लस आयंस देंगे किसमें, वाटर के साथ घुल के, तो वो क्या होगा आपको एसिड होगा। तो HCl आपको वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो H प्लस आयंस इजीली से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, किसके बारे में बात कर रहा था, नहीं ये तो गलत है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तो ज्यादा होती है। यहाँ पे देखो यह आयन H प्लस आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयन हो जाती है। देखो इसको अगर हम टोटल तोड़ेंगे एसिडिक एसिड को, तो ये पूरा का पूरा ये रिएक्शन नहीं करता, कुछ ना कुछ रह जाता है। लेकिन HCl का अगर हम रिएक्शन करेंगे तो पूरा संपूर्ण ये टूट जाती है। या फिर इसमें क्लोरीन होता है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसमें भी अगर देखें इसमें ऑक्सीजन होता है। अब बताओ इसमें ऑक्सीजन होता है इसलिए, तो सिंपल सी बात करते हैं H प्लस आयन ज्यादा होता है इसलिए। HCl में कोई तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है, H प्लस और Cl ही होता। अब देखते हैं नेक्स्ट के बारे में। एक क्वेश्चन समझो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वह अम्लीय, वह लवण अम्लीय, लवण अम्लीय जो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, साल्ट में आपको मैंने पढ़ाया था, अभी 4 तरह का पढ़ाया, कंडीशन 4 था लेकिन 3 तरह के, एक तो न्यूट्रलाइजेशन, बेस साल्ट और फिर आता है आपको एसिडिक साल्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कि वह लवण अम्लीय, कॉन्सेप्ट समझो इस चीज को। क्वेश्चन पे वह लवण अम्लीय मतलब कि लवण मतलब कि ये साल्ट किस तरह का, किस तरह का नेचर है, इसमें आपको एसिडिक नेचर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे साल्ट में क्या है कि ऐसा रिएक्शन किया गया है कि जिसमें एसिड की जो हाई कंसंट्रेशन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जो है कमजोर होगा, उसके साथ रिएक्शन जो है तो उस तरह का आयन में क्या हुआ, तो सिंपल सी बात है उसमें सावन लवण, सामान्य लवण ही यहाँ पे उत्पन्न हुआ। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे आयंस के बारे में पूछ रहा है, ना कि ये नेचर के बारे में पूछ रहा है। देखो यहाँ बात किसका कर रहा है, आयंस की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर नेचर के बारे में पूछ लेता है कि किस प्रकृति का नेचर होगा, तो यहाँ पे आपको अम्लीय लवण होता, अम्लीय लवण का। लेकिन यहाँ आयंस के बारे में बात कर रहा है, सामान्य आयंस देंगे। अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा नॉर्मल साल्ट नहीं है। नॉर्मल साल्ट नहीं, ये चीज को पढ़ने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्जांपल दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते हैं। तो इन पर बात करें तो ये नॉर्मल साल्ट के अंतर्गत नहीं आता। फिर आता है इसमें कॉम्प्लेक्स साल्ट, कौन सा है कॉम्प्लेक्स साल्ट, ऐसा साल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट ऐसा होता है कि जिसमें हम जब रिएक्शन करवाते हैं, क्या किस तरह का रिएक्शन करवाते हैं कि जिसमें दो क्षार को एक अम्ल के द्वारा या दो अम्ल को एक क्षार के द्वारा जब हम उसे रिएक्शन करवाते हैं, तो उस तरह का जो साल्ट बनता है उसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस साल्ट का हम करवाते हैं खुद का आयन सी वो चेंज हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसमें से अगर देखें तो इनमें से सभी होता है। एग्जाम्पल को आपको पढ़ना पड़ेगा थ्योरी में, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आप देखते हैं मोहर लवण किसे कहते हैं। मोहर लवण की बात करें तो ये हमारे दर्विक जो लवण होता है उसी को हम मोहर लवण कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखें इस तरह का, देखो इस तरह का, जैसे कि आपको मैंने अगर क्वेश्चन मिल जाए तो इस तरह का आपको क्वेश्चन किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको वहां पे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बताया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन को पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। इस तरह का मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर क्वेश्चन आए तो इसको लास्ट में करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अब यहाँ देखो कि सूची मिलाने के लिए कह रहा है कौन कौन सा, पहले सामान्य लवण है, अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है और दर्विक लवण है। इसको मिलाना है किसमें, आपको इन दोनों को। सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर पे देख लेते हैं क्या, बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है BrCl2 इसमें लिखा हुआ, तो ये वाला तो NaCl की जगह पे यहाँ पे बेरियम लगा, तो सिंपल सी बात करें लवण यहाँ पहला हो जाएगा एका2। यहाँ पे देखो एका2 क्या दो जगह बनता है, एक तो यहाँ है और एक यहाँ। इनमें से और एक हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा और है। तो यहाँ पे आता है अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है और दर्विक लवण दिया हुआ है। इनमें आंसर की बात करें तो ये वाला होगा, B का 3 होगा। क्योंकि देखो अम्लीय लवण आपका सोडियम कार्बोनेट मैंने बताया था, फिर यही चीज है आपको C का 4 है। सी क्षारीय लवण के बारे में बात करें तो ये फेरिक ऑक्साइड है और फिटकरी जो है आपका किसमें आता है, D का 1 होता है, जो आपको इस तरह से प्रकार से आपको करना है। चलिए इसी चीज को अगर और भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको उदित फार्मेसी के आपको जो ऐप है उसको डाउनलोडिंग करना है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।